हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम जो मैंने महा ट्रांसको के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का ही पार्ट नंबर 36 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले मैंने जितने भी सेशन दिए, दैट इज 35 सेशन टेक्निकल के, वो आप सभी ने देख लिए होंगे। जिन्होंने ये 35 सेशन नहीं देखे रहेंगे तो काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेंगी। इस प्लेलिस्ट में आपको इससे 36 से रिलेटेड, मतलब 36 से पहले जितने भी सेशन है वो सभी सेशन आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और उस प्लेलिस्ट का नाम है सिलेक्शन सीरीज, राइट। ओके। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट जितने भी मैं सेशन लेता हूँ इसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। ओके। एंड आज हम देखने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या फिर हम बोलेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। तो ये इसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 मैं ऑलरेडी इसका अपलोड कर चुका हूँ इन डे नंबर 35 में। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे वहां से, और मैंने बोला था कि जैसे कि मैं सिंक्रोनस मशीन को 2 पार्ट में कवर करूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 है। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया कि भाई पढ़ा कौन रहा है, राइट ना। यस। सो दिस इज माई नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एडुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है, 18, 19 एंड 20। और मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महा डिस्कॉम। और उसके साथ साथ ही मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम ए गोल्ड एज वेल एज ए सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर, राइट। और मेरा एजुकेशन हुआ है डिप्लोमा एंड बीटेक इन वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली। Okay, from the Walchand College of Engineering Sangli. और currently I am working as an assistant engineer in Mahatransco in HVDC section। तो ये रहा मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। आर्मेचर रिएक्शन इन अ सिंक्रोनस मोटर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा किसके लिए पूछा है? मोटर के लिए पूछा है। तो सिंक्रोनस मोटर के लिए आपको आर्मेचर रिएक्शन पूछा है एट रेटेड वोल्टेज एंड जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर फैक्टर कौन सा है? जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, याद रखना। जीरो पावर फैक्टर मतलब प्योरली लीडिंग की बात की उन्होंने, याद रखना। जीरो का मतलब होता है प्योरली लीडिंग के पावर फैक्टर के लिए उन्होंने बोला कि सिंक्रोनस मोटर के लिए आर्मेचर रिएक्शन क्या रहेगी। तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चार्ट दे देता हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आए। और इस चार्ट में मैं दोनों चीज़ें कराऊंगा। एक तो आपके पास सिंक्रोनस मोटर भी, और दूसरा आपके पास अल्टरनेटर भी। तो ये मैं चार्ट देता हूँ, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, राइट ना। यस। ठीक है। तो यहाँ मैं लेता हूँ हमारा अल्टरनेटर। सपोज यहाँ पर रहेगा मेरे पास अल्टरनेटर। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमारे पास सिंक्रोनस मोटर। याद रखना अल्टरनेटर को ही हम सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। यस। तो यहाँ पर सपोज मैं पावर फैक्टर लिखता हूँ। चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पावर फैक्टर, और इसमें मैं पहली केस लिखता हूँ यूनिटी पावर फैक्टर। याद रखना यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, तो ये दोनों के लिए रहेगा। ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कभी आपने अल्टरनेटर या तो सिंक्रोनस मोटर अगर देखा होगा कि पावर फैक्टर के हिसाब से उसका आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन ये कंसेप्ट अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चाहे मोटर रहे, चाहे आपके पास अल्टरनेटर रहे, चाहे आपके पास सिंक्रोनस मोटर रहे, दोनों जगह पर आपके पास क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। ओके, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो ये चीज याद रखना, दोनों के दोनों केस में यूनिटी पावर फैक्टर के लिए क्या रहेगा बेटा? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन रहेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन रहेगा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। दूसरी चीज अगर मैं बता दूं आपको, तो अगर सपोज आप जीरो पावर फैक्टर, सपोज आप लीडिंग लेते हो, चलो मैं लीडिंग लेता हूँ। तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग में जो अल्टरनेटर होता है, याद रखना अल्टरनेटर जो होता है आपके पास, वो मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में चला जाता है। मैग्नेटाइजेशन किसमें चला जाता है? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन स्पेलिंग एक बार देख लेना। मैग्नेटाइजेशन टी आई होगा ना। यस, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन। और उसके जस्ट अपोजिट आपका सिंक्रोनस मोटर चला जाता है आपके पास डी मैग्नेटाइजेशन। डी मैग्नेटाइजेशन। ओके, टाइजेशन। ओके फाइन। ये टेबल याद रखना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और अगर सपोज आप यहाँ पर बात कर लेते हो, आपके पास जीरो पावर फैक्टर लैगिंग की बात करोगे, सपोज जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग रहेगा तो ये क्रॉस हो जाती है चीज़ें कुछ इस तरीके से। तो अब आपके पास अल्टरनेटर डीमैग्नेटाइजेशन में रहेगा, डीमैग्नेटाइजेशन, ओके। और आपका जो मोटर रहेगा, मोटर जो रहेगा बेटा अब मैग्नेटाइजेशन में चला जाएगा, मैग्नेटाइजेशन। तो ये चीज़ याद रखना, टेबल को भी ऐसे ही बनाना। तो ध्यान से सुनना, दो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए आपको कोई भी एग्जामिनर का ज्यादातर पूछेगा नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों के लिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ही होता है। बट जैसे ही आप ना जीरो पावर फैक्टर लीडिंग और जीरो पावर फैक्टर लैगिंग की बात कर लेते हो, तो अल्टरनेटर जब मैग्नेटाइजिंग होता है तब सिंक्रोनस मोटर डीमैग्नेटाइजेशन, और जब अल्टरनेटर मैग्नेटाइजेशन रहेगा तब सिंक्रोनस मोटर मैग्नेटाइजेशन केस में चला जाता है। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ ये सब चीज़ें तो डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा, बट इतना थोड़ा सा याद रख लेना। अब सपोज आपके पास क्या हो सकता है कि आप, मैं ऐसा समझ लो कि मैं यहाँ पर थोड़ा मिक्सचर लेता हूँ कि एक तो यूनिटी पावर फैक्टर और एक आपके पास सपोज लैगिंग पावर फैक्टर, दोनों का अगर मैं सपोज कंसेप्ट यहाँ पर बना रहा हूँ। सपोज देखो, एक यूनिटी और लीडिंग को मिलाकर सपोज मैं कोई तो पावर फैक्टर लेता हूँ, सपोज 0.8 जो हमारा सबसे फेमस है। यहाँ पर मैं एक लीडिंग पावर फैक्टर लेता हूँ, ध्यान से सुनना, 0.5 लीडिंग पावर फैक्टर। अब ध्यान से देखना, अब देखना इसमें लीडिंग भी है और यूनिटी नहीं है, मतलब 0.8 है, तो इसके बीच में नहीं, मतलब प्योर तो आपके पास लीडिंग नहीं है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का, दोनों का आपके पास कॉम्बिनेशन होगा। तो क्या बोल सकते हो आप? तो आप बोल सकते हो ना, यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, आप क्या बोलोगे? पार्शियली, लिसन केयरफुली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्शियली, पार्शियली स्पेलिंग एक बार देख लेना, शायद से मैं गलत लिख रहा हूँ। पार्शियली, पार्शियली, ध्यान से देखना, पार्शियली क्या होगा अभी? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। एंड अब मैं क्या बोल सकता हूँ? पार्शियली मैग्नेटाइजेशन, राइट ना? पार्शियली, पार्शियली मैग्नेटाइजेशन। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, पार्शियली मैग्नेटाइजेशन। क्या रहा है आज? मेरी स्पेलिंग को बहुत ज्यादा गलत लिख रहा हूँ, पार्शियली मैग्नेटाइजेशन। तो इसके जस्ट अपोजिट आप यहाँ पर क्या बोलोगे बताओ? इसके जस्ट अपोजिट आप यहाँ पर बोलोगे सर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्लस डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये सेम ही चीज लिखनी है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? पार्शियली मैग्नेटाइजेशन, पार्शियली मैग्नेटाइजेशन है, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ये टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। एंड आपके पास आप क्या बोल सकते हो? पार्शियली, पार्शियली आप बोल सकते हो डीमैग्नेटाइजेशन, डी मैग्नेटाइजेशन, ये आप बोल सकते हो। अब यही बात अगर मैं सपोज आपके लिए बोल दूं, आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं मैं, अगर 0.8 अगर सपोज आपके पास लीडिंग की जगह पर लैगिंग रहेगा तो क्या रहेगा? ये आपके लिए मैं रख रहा हूँ, लीडिंग ही क्या लिख रहा हूँ मैं भाई, मुझे यहाँ पर लिखना है लैगिंग, ओके। 0.8 लैगिंग। तो कुछ मत करना बेटा, ये वाली लाइन यहाँ पर लिखना और ये वाली लाइन यहाँ पर लिखना। तो इसके पीछे का रीजन तो अभी हम नहीं देख रहे ना, यस। पीछे की रीजन वाला सेशन तो है ही नहीं, ये तो न्यूमेरिकल वाला सेशन है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बस काम की चीजें वही मैं बता रहा हूँ। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपके लिए पूछा गया था बेटा, सिंक्रोनस मोटर जीरो पावर फैक्टर, जीरो मतलब प्योर, याद रखना, जीरो का मतलब होता है एकदम प्योर लीडिंग, यस। जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में आपके पास किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहता है आप देखना। लीडिंग, सबसे पहले तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, और कौन पूछा है? सिंक्रोनस मोटर, तो मोटर यहाँ पर है, तो मोटर के लिए देख सकते हो आप डीमैग्नेटाइजेशन होता है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा, यस। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? डीमैग्नेटाइजेशन, विच इज इन ऑप्शन नंबर डी, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो अगर आपको थोड़ा सा, अगर मैं आपको बता दूं, तो ये सपोज मैं मोटर का निकाल के देता हूँ, आप अल्टरनेटर का भी ये इस तरीके का चार्ट निकाल लेना। ये आपके काम की चीज रहेगी, अगर आप वी का कभी पढ़े रहेंगे तो ये होपफुली थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा आपका। बट बेटा ये अगर चार्ट आप बना लोगे ना, तो मैं आपको श्योरली बताता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इन सिंक्रोनस मशीन से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ये एक चार्ट बना ही लेना। तो इसमें वी कर्व भी आपका कवर अप हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, लीडिंग इफेक्ट, ये सब चीज़ें
यस। तो अगर मैं वी कर्व बना दूं तो यहाँ पर आर्मेचर करंट होता है, कल ही मैंने बताया मतलब प्रीवियस वाले सेशन में, और यहाँ पर फील्ड करंट होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर होता है, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन बोलते हैं ना, नॉर्मल एक्साइटेशन बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, यस। और जब नॉर्मल एक्साइटेशन के ऊपर मतलब यूनिटी पावर मतलब यहाँ पर आपके पास नॉर्मल फील्ड करंट रहेगा, उससे ज्यादा अगर फील्ड करंट रहेगा तो इस वाले सीन को हम क्या बोलते हैं, ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड ही तो बोलते हैं ना, ओवर एक्साइटेशन हम बोलते हैं, करेक्ट। या इधर, और इस साइड में हम क्या बोलते हैं बेटा, इस साइड में हम बोलते हैं अंडर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना दिस इज नथिंग बट योर अंडर एक्साइटेशन। अब ये जो कर्व है ये मैं बेटा निकाल रहा हूँ आपके मोटर के लिए, सबसे पहले मैं क्लियर करा दे रहा हूँ। मोटर के लिए ये है कर्व, कौन सा वाला कर्व, ये सभी की सभी चीजें मोटर के लिए। इसके जस्ट अपोजिट आपका आएगा जनरेटर के लिए, मोटर के लिए, ओके। आप जनरेटर का बना लेना। अब मोटर के लिए बना रहा हूँ तो इस केस में आपके पास मोटर में किस तरीके का पावर फैक्टर होता था, लैगिंग। यहाँ पर क्या होता था बेटा, लीडिंग होता था, राइट ना, लीडिंग होता था। और यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर है। देन ये तो चीज हो गई आपके पास, यस, ये तो चीज हो गई आपके पास कि हमने यहाँ पर सभी चीजें देखी, आर्मेचर करंट है ये एंड ऑल, यस। अब हम इसके हिसाब से देख रहे हैं, मुझे बताओ इस केस में यूनिटी पावर फैक्टर में आपके पास आर्मेचर रिएक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर किस तरीके का मैग्नेटाइजेशन मिला आपको आर्मेचर रिएक्शन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, यस, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन मिला। अगर सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर इधर यहाँ पर सपोज मैं जीरो पावर फैक्टर लेता हूँ, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग लेता हूँ सपोज एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर, तो इस केस में आपके पास किस तरीके का आपके पास मैग्नेटाइज आर्मेचर रिएक्शन मिल रहा है, देखो। तो मोटर के लिए लैगिंग के केस में मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मिल रहा है, मैग्नेटाइजेशन। ये कंसेप्चुअली पे मैं समझा सकता हूँ बट अभी इतना मतलब समय भी नहीं है, और इतना डिटेल में आप समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि ये मशीन का डिटेल के कोर्स में ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर क्या होगा बेटा, जीरो पावर फैक्टर आपके पास लीडिंग रहेगा ना, तो इस केस में आप देख सकते हो कि मोटर कैसे है, तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में यहाँ पर डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, डी मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजेशन आप बोल सकते हो, यस। और इसके बीच में आप बच्चा बच्चा बोलेगा सर इसे यहाँ पर जीरो पावर फैक्टर मतलब टोटल है ना, एकदम प्योर लैगिंग है, यहाँ पर बेटा प्योर लीडिंग है। तो इसके बीच में अगर हम देखें, इसके बीच में अगर आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली मैग्नेटाइजेशन आप ऐसा बोल सकते हो। और इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में आप क्या बोलोगे, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, यस, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ऐसा जैसे मैंने मोटर के लिए निकाला है वैसे ही चीज आप जनरेटर के लिए भी कर सकते हो। ये जो वी कर्व है, ये वी कर्व आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा बेटा, बहुत सारी क्वेश्चन का आंसर दे देगा। जैसे मैंने मोटर के लिए निकाला, आप सेम अल्टरनेटर के लिए निकाल सकते हो। तो ये मैंने एक्स्ट्रा की चीजें यहाँ पर बताई हुई है। देन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, सिंक्रोनाइजिंग पावर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर वेरीज। देखो सिंक्रोनस मोटर की सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होती है, तो हमने कल ही देखा था कि जो पावर होती है हमें पता है E इंटू वी टी, यस, डिवाइडेड बाय हम क्या बोलेंगे सर, एक्सेस इंटू साइन ऑफ डेल्टा, यस। और जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होती है सर वो इसी का ही तो डेरिवेटिव होता है ना, इस पावर का डेरिवेटिव, यस। कल ही हमने देखी ये सब चीजें, स्टिफनेस कोएफिशिएंट, ये सब चीजें मैंने कल ही बताई थी, यस। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें जो मिलती है पावर वो मिलती है सिंक्रोनाइजिंग पावर ई इंटू एक्सेस इंटू यहाँ पर क्या मिलता है बेटा, कॉस ऑफ डेल्टा। तो ये जो सिंक्रोनाइजिंग पावर है इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है, synchronizing power of the asynchronous motor varies directly square of the synchronous reactance inversely as a synchronous impedance directly through the synchronous reactance and inversely to the synchronous reactance। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इनवर्सली रहता है आपके पास सिंक्रोनस रिएक्टेंस के लिए। गेटिंग माय पॉइंट, यस। किसके लिए होता है सर, ये सिंक्रोनाइजिंग पावर मोटर के लिए इनवर्सली रहेगा, तो पी सिंक्रोनाइजिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यस। गेटिंग माय पॉइंट, यस। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, इतना प्यारा सा क्वेश्चन, नन्हा सा क्वेश्चन। चलो आगे देख लेते हैं क्या बोला गया, और ये भी बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, मैक्सिमम पावर इन अ सिलेंड्रिकल
सबसे पहले तो मैक्सिमम पावर किसमें पूछिए, सिलेंड्रिकल एंड सिलियंट पोल मशीन इज ऑप्टेंड रिस्पेक्टिवली एट अ लोड एंगल। कौन से लोड एंगल के लिए आपको मैक्सिमम पावर मिलती है, सिलेंड्रिकल एंड सिलियंट पोल वाले मशीन के लिए। तो चलो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आपके सिलेंड्रिकल पोल के लिए। सिलेंड्रिकल पोल के लिए मैक्सिमम पावर कौन से एंगल पर मिलेगी, तो इसका एक्चुअल पावर वाला क्या फॉर्मूला होता है बताओ, इसका एक्चुअल पावर का क्या फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू E इंटू वी टी डिवाइडेड बाय एक्सेस, राइट ना, इंटू साइन ऑफ डेल्टा। तो अगर मुझे ये पावर मैक्सिमम चाहिए, ये पावर अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो आप क्या बोलोगे सर, मुझे मुझे सर ये जो वेरिंग टर्म है सर, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब आपको पता है कि सर साइन डेल्टा जब 90 रहेगा सर, तब हमारे पास सर उसकी वैल्यू 1 रहेगी, मतलब सर हमारे पास पी मैक्स तब मिल सकता है जब हम क्या करेंगे सर, डेल्टा की वैल्यू 90 रखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो सेलियंट पोल के लिए तो आपको पता है, सॉरी सिलियन मैं बोल रहा हूँ, सिमेट्रिकल अपना सिलेंड्रिकल पोल के लिए तो आपको पता है, यस, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। बट आगे उन्होंने क्या बोला है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक चीज और आपको पूछी बेटा, कि बताओ आपके पास हाँ, क्या बोला है, सेलियंट पोल, कौन से वाले पोल के लिए, सेलियंट पोल के लिए आपके पास पूछा गया। तो सेलियंट पोल में आपको पता होगा कि सेलियंट पोल में सेलेंसी होने की वजह से दो तरीके की चीजें आपके पास मिल जाती हैं। वो एक होता है डायरेक्ट क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस, और एक होता है डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। तो इसकी वजह से जो एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, ई इंटू वी टी डिवाइड बाई एक्सेस इंटू साइन ऑफ डेल्टा, प्लस एक और टर्म होती है वी टी का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सेस, नहीं यहाँ पर एक्सेस नहीं होता, सॉरी, यहाँ पर होता है 2, और यहाँ पर क्या रहेगा, साइन ऑफ 2 डेल्टा 1 अपॉन यहाँ पर रहता है एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स डी। यस, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो इसी को सिंक्रोनाइज सॉरी रिलक्टेंस पावर भी बोलते हैं, याद रखना, इसके दो तीन नाम है। इस पावर को बोलते हैं रिलक्टेंस पावर। एक बार इसके ऊपर गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, रिलक्टेंस पावर इसको बोला जाता है, या तो इसका दूसरा भी नाम होता है आपके पास सेलियंसी पावर। ओके, सेलियंसी पावर भी इसको बोला जाता है, और ये हमारे पास नॉर्मल पावर है। यस, यह आप बोल सकते हो कि एक्साइटेशन पावर आपके पास नॉर्मल, एक्साइटेशन एक्साइटेशन पावर है। अब आपको बोला गया कि भाई बताओ ये पावर आपके पास मैक्सिमम मैक्सिमम कौन से एंगल पर रहेगी, यही आपको पूछा है ना। तो इसके दो पार्ट है, ध्यान से देखना, इसका पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो सर, डेल्टा की वैल्यू 90 के डिग्री के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये सेमी फॉर्मूला है। बट यहाँ पर ध्यान से देखो ना, आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली टर्म मैक्सिमम बनानी है, लिसन केयरफुली, ये वाली टर्म आपको मैक्सिमम बनानी है, मतलब साइन कौन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। तो इसका मतलब 2 डेल्टा इज इक्वल टू 1 बनाना है, तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना बोलना पड़ेगा सर, 90 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स द 45 डिग्री। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, तो 45 डिग्री। अब ध्यान से देखना, आपके पास डेल्टा के दो दो वैल्यूज है, एक 90 तो और एक आपके पास 45 डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं ये पावर मैक्सिमम करना चाहता हूँ, तो ये आपके पास सिंक्रोनाइजेशन छोड़ देगा इसमें, यस। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डेल्टा की वैल्यू 90 से छोटी ही रखनी पड़ेगी, बट ग्रेटर देन 45 रखनी पड़ेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दो रेंज आपको दे रहा है, एक 45 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो आप क्या बोल सकते हो कि डेल्टा की वैल्यू आपके पास 90 एंड 45 डिग्री के बीच में लाई करेगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऐसा बोल सकते हो। तो इसका मतलब हम इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे, सेलियंट पोल के लिए 90, तो पहला 90 होना चाहिए, बट दूसरा आपके पास लेस देन 90। तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन फॉर दिस आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा बोला गया है शायद से। पहला सिंक्रोनस मोटर, क्या बोला है, सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड, कौन से स्पीड से आपके पास रन कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रहा है। देन उन्होंने बोला डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस, डैम्पर वाइंडिंग में आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा। तो याद रखना कि डैम्पर वाइंडिंग हम किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली हंटिंग एंड स्टार्टिंग प्रोवाइड कराने के लिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग होती है, डैम्पर वाइंडिंग होती है, ये दो पर्पस के लिए यूज की जाती है।
एक तो होता है मोटर सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, सिंक्रोनस मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग, तो ये स्टार्टिंग के लिए यूज़ की जाती है मोटर स्टार्टिंग के लिए। एंड दूसरी एक चीज़ आप हंटिंग अवॉइड करने के लिए, राइट ना, हंटिंग इलिमिनेट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो इलिमिनेट, या तो आप अवॉइड करने के लिए आप सपोज बोल सकते हो। तो ये दो चीज़ों के लिए कर लेते हैं। तो जब ये कब हंटिंग, देखो स्टार्टिंग का तो ठीक है, सपोज अभी मोटर रन कर रही है मतलब स्टार्टिंग की तो बात कोई करेगा ही नहीं इस केस में। अब उन्होंने बोला है कि किस लिए हम डैम्पर वाइंडिंग क्या प्रोड्यूस करेंगे, हंटिंग। तो हंटिंग किस तरीके से अवॉइड होती है से देखना सिंक्रोनस मोटर में। अगर सपोज सिंक्रोनस मोटर, ये सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर है, तो उसकी जो फील्ड है वो एन एस स्पीड से ही घूमेगी। और आइडियली हम क्या बोलते हैं, आइडियली मतलब सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है तो वो भी आपके पास सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमता है, रोटर भी तो सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमता है, राइट ना। यस। अब ध्यान से देखना, ये जो डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या होता है, तो क्या होता है कभी कभार बाद आपके पास सिंक्रोनस स्पीड तो मतलब स्टेटर की फील्ड तो सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगी, बट रोटर भले ही सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा, बट ऐसा समझ लो कि वो थोड़ा सा पीछे पीछे रहेगा, पीछे रहेगा का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये दोनों की स्पीड तो सिंक्रोनस स्पीड ही है, बट रोटर के ऊपर जब आप लोड लगा दोगे, लिसन केयरफुली, तो रोटर थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, ऐसे मतलब आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रोटर थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा टू रीच आउट द सिंक्रोनस स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा ही बट स्ट्रगल करेगा। तो ये जो डैम्पर वाइंडिंग होती है ना, ये जो डैम्पर वाइंडिंग होती है, ये एक्स्ट्रा का टॉर्क इसके ऊपर प्रोवाइड करने के लिए आप लगा देते हो, लिसन केयरफुली, एक्स्ट्रा का टॉर्क आप इसके ऊपर लगा देते हो, सो दैट ये रोटर जो स्ट्रगल कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड के लिए, मतलब सिंक्रोनस स्पीड के साथ घूमने के लिए, तो उसको वो सपोर्ट करे। मतलब जो डैम्पर वाइंडिंग होती है वो क्या करेगी, जब आपके पास रोटर थोड़ा सा फील करेगा कि सपोज मैं सिंक्रोनस स्पीड को रीच नहीं कर पा रहा, तो ये डैम्पर वाइंडिंग उसको एक टॉर्क प्रोवाइड कर देता है, इसको एक टॉर्क देगा सो दैट वो रोटर सिंक्रोनस स्पीड से आसानी से घूम सके। और ये अपोजिट में भी एक टॉर्क देता है, दैट इज काउंटर टॉर्क। अगर सपोज किसी रीजन वाइज रोटर की स्पीड ज्यादा बढ़ रही है, सपोज ऐसा समझ लो कि रोटर की स्पीड ऐसा हो सकता है कि मतलब ट्राई कर रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाए, तो ये अपोजिट में काउंटर टॉर्क देता है। अपोजिट में क्या देगा, काउंटर टॉर्क देगा, सो दैट रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ही मैच रहे। मतलब अल्टीमेटली डैम्पर वाइंडिंग क्या करता है, इतना मैं आपको बता दूं आसान भाषा में। तो डैम्पर वाइंडिंग का काम ये एक ही है कि जिस स्पीड, जो सिंक्रोनस स्पीड जो घूम रही है ना, उससे ज्यादा भी आपका रोटर स्पीड नहीं घूमना चाहिए और ना ही उससे कम भी स्पीड घूमनी चाहिए। तो ये कैसे बैलेंस करेगा, तो इस डैम्पर वाइंडिंग में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एक होता है नॉर्मल टॉर्क और एक रहेगा काउंटर टॉर्क। तो काउंटर टॉर्क कब जाएगा, जब रोटर की स्पीड सपोज सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होने की कोशिश कर रही है, तब ये काउंटर टॉर्क आएगा अपोजिट में। और ये टॉर्क आपके पास नॉर्मल टॉर्क कब आएगा, जब आपके पास रोटर की स्पीड सपोज बिकॉज ऑफ ड्यू टू लोड कम हो रही है सिंक्रोनस स्पीड से, तो वो मेंटेन रहे सिंक्रोनस स्पीड के हिसाब से। तो इस तरीके की सीन आपके मोटर में हो सकते हैं बिकॉज ऑफ टू लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द मोटर। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वहां पर एक वाइंडिंग लगा देते हैं, डैम्पर वाइंडिंग, सो दैट वो इस तरीके की हैंडिंग, या फिर आप बोल सकते हैं इस तरीके का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके रोटर के ऊपर, उसको अवॉइड कर सके। अब उन्होंने क्या बोला है कि सिंक्रोनस मोटर कौन से स्पीड से रन कर रही है, सिंक्रोनस स्पीड मतलब नॉर्मल स्पीड से रन कर रही है। तो जब नॉर्मल स्पीड से रन करेगी तो ना ही इस रोटर को कोई टॉर्क बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही टॉर्क घटाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, डैम्पर वाइंडिंग में कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, याद रखना। बट जैसे रोटर की स्पीड सपोज ऐसा मशीन को लगेगा कि भाई कम होने की हो रही है, तो वो एक काउंटर टॉर्क लगा देगा सो दैट सिंक्रोनस स्पीड से रोटर घूमे। और सपोज रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से सपोज ज्यादा होने की कोशिश करेगा, तो ये काउंटर एक टॉर्क लगा देगा सो दैट आपके पास रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से मैच हो जाए। तो आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बताई, बट ये क्वेश्चन शायद से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ईएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। आगे बोला है अ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर सेट है कंसिस्ट ऑफ द टू इंडक्शन मोटर, दो मोटर है रनिंग एज अ कम्यूटेटिवली कैस्केड, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटिवली कैस्केड है, यूज्ड फॉर द कैस्केड कंट्रोल वेयर द मेन मोटर के पोल आपके पास कितने हैं, 6 पोल है, मेन मोटर के 6 पोल है, वाइल द ऑक्सिलरी जो मोटर है उसकी 10 पोल है। यस 10 पोल है, एक मोटर के 6 पोल, एक मोटर के 10 पोल है। एंड सप्लाई द फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितने आपके पास 50 हर्ट्ज है। देन उन्होंने बोला है कौन से स्पीड से आपके पास घूमेगी। तो आपको ये चीज़ पता ही होगी, ये आपने देखा भी होगा, जब मोटर कैस्केडेड कनेक्टेड होती है
तो उसकी स्पीड तो सिंक्रोनस स्पीड ही रहेगी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड के सेट से ही ये कनेक्टेड है। यस, तो ये जो मोटर है कैस्केड कनेक्टेड, तो सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमेंगे, तो आप क्या बोलोगे 120F डिवाइडेड बाय P रहेगा। अब लिसन केयरफुली, कैस्केडेडली कम्यूटेटिव है तो स्पीड सेम ही रहेगी, तो इसमें पोल ऐड हो जाते हैं कैस्केडेडली, सॉरी कम्युलेटिवली कम्युलेटिवली कैस्केड कनेक्शन रहेगा। तो यही अगर डिफरेंशियली रहेगा ना, तो उसमें पोल माइनस हो जाते, यहाँ पर दोनों मोटर के पोल ऐड हो जाएंगे, तो P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, या फिर इसके थ्योरी अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस इतना समझा रहा हूँ। जब भी कम्युलेटिवली कैस्केड का मतलब रहेगा, इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला यूज करना है, देन उसमें बस दोनों मोटर के पोल ऐड कर देने, तो वही सब चीज़ है। तो यहाँ पर 120F देखना 50 है दोनों मोटर के लिए भी, और आपके पास P1 कितना आ जाएगा, तो P1 देखो 16 और P2 आपके पास 10, तो आप कितना बोलोगे 120 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 16। तो इसको सॉल्व कर लो, तो फिलहाल तो मैं कैलसी यूज कर ले रहा हूँ। यस, मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 16 कर देते हो, तो ये आ रहा है देखो 375 RPM। यस, अब ये कब आया, जब आपने क्या क्या बोला बेटा, कम्युलेटिवली कास्केडेड आपके पास रहेगा तब। अब जब ये डिफरेंशियली कैस्केडेड रहेगा, तो सेम फॉर्मूला मैं आपको बोलता हूँ, तो 120F डिवाइड बाय P1 माइनस P2 कर देते हैं आप। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी तो फिलहाल पूछा नहीं, बट फिर भी मैं इसकी स्पीड निकाल देता हूँ। तो आप कर लेते हैं 10 माइनस, सपोज आपके पास 6, तो हायर में से माइनस लोअर करना है, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 50 डिवाइड बाय, आप कितना कर लोगे सर 4। यस, तो ये 3 टाइम्स काटेगा। यस, तो ये 3 टाइम्स मतलब ये 30 हो जाएगा, और 5 त्रिकम 15, तो और ये 2 0, तो ये इतना RPM से ये घूमेगा। अब ये डिफरेंशियली कंपाउंडेड रहेगा, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन आपको मैंने कवर अप करा दिए यहाँ पर। यस, कैस्केडेड आपके पास जब रहेगी तब, कैस्केडेड डिफरेंशियली कैस्केडेड में माइनस कर लेना पोल, एंड आपके पास नॉर्मल इसमें ऐड कर लेना पोल। गेटिंग माय पॉइंट? यस, तो ये 2 फॉर्मूले बेटा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब आपको केडी की वैल्यू पूछी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी ऑफ द सिंक्रोनस मशीन वाइंडिंग एक्सप्रेस्ड एट। यस, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है केडी इज इक्वल टू साइन ऑफ यम गैमा बाई 2 डिवाइडेड बाय यम साइन गैमा बाय 2। यस, आप सभी को पता होगा कि जो यम होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पोल पर नंबर ऑफ पोल पर फेज, क्या सॉरी, नंबर ऑफ, क्या मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ, अरे यार कब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, नंबर ऑफ पोल पर फेज, नंबर ऑफ पोल नहीं होता, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ पोल, यम की वैल्यू सबसे पहले, चलो मैं सबसे पहले तो गैमा बता देता है। तो गैमा है क्या आपके पास, राइट, तो जो सॉरी जो गैमा होता है आपके पास, तो ये होता है आपके पास स्लॉट, क्या लिख रहा हूँ क्या मैं आज, यस, ये होता है आपके पास स्लॉट एंगल, क्या होता है ये, स्लॉट एंगल होता है आपके पास। यस, और यम क्या होता है आपके पास, यस, नंबर ऑफ पोल, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा ये, यम क्या होता है, एनीवन कमेंट कर सकते हो आप इसका, नंबर ऑफ पोल पर फिर क्या बोलते हैं हम इसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा यार, नंबर ऑफ पोल, एनीवन कोई ये कर सकता है, नंबर ऑफ पोल नहीं यहाँ पर, हाँ हाँ उसको हम बोलते हैं, ये यार उनको हम क्या बोलते हैं, बहुत दिन हो गया यार इस वाले टर्म को, मतलब दिमाग देखो जॉब की वजह से ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं स्लॉट्स पर पोल पर फेज होता है। यस करेक्ट, स्लॉट्स पर पोल पर फेज होता है। यस ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यम। तो यही सब चीजें, अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला देखो ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला होना चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने साई यूज किया। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नोटेशन दूसरा यूज नहीं कर सकते, जब जहाँ पर मैंने गामा यूज किया वहां पर उन्होंने साई यूज किया है, तो यही हमारा जो गामा है ये हमारे पास हुआ भाई यहाँ पर। यस, गामा की जगह पर उन्होंने साई यूज किया। अब किसी किसी बुक में इसी के लिए बीटा भी यूज कर लेते हैं, तो दिस इज डिफरेंट। और यम जो होता है आपके पास स्लॉट्स पर पोल पर फेज होता है, तो ये सेम ही है, राइट, स्लॉट्स पर पोल पर फेज चीजें होती है। तो अभी जो देखो मुझे याद नहीं आ रहा था ये क्या है,
तो ऐसी चीज़ें आपको भी हो सकती है बिकॉज ऑफ ड्यू टू जॉब और ये सब चीज़ें, जब आप किसी दूसरे काम में लग जाते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें इंसान भूलने लगता है। तो दिस इज अ कॉमन थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा कि सभी चीज़ें हमें याद रह जाएगी लाइफ टाइम, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी, आप पढ़ते होंगे तो कुछ चीज़ें भूल रहे होंगे। दैट इज अ मतलब आप बोल सकते हो कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। ओके, तो अभी तो मुझे कोई एग्जाम तो देनी नहीं है, तो इसकी वजह से अब मैं इसके मतलब जस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी इतना ही है। बाकी मेरे दिमाग से भी बहुत सारी चीज़ें शायद से अभी निकल रही है, बट वट एवर। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि उन्होंने बोला है वोल्टेज दिया गया आपके पास। सबसे पहले तो ये लाइन वोल्टेज है बच्चा, 500 वोल्ट, एंड पावर जो दी गई है वो कितना है, 120 किलो वाट की पावर दी गई है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास 50 हर्ट्ज की, ठीक है। स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर हैविंग द ऑपरेटिंग द पावर फैक्टर, सबसे पहले तो cos ऑफ फाई की वैल्यू कितनी है 0.8, और ये लीडिंग है। ओके, हैज द फुल लोड इफिशियंसी, इफिशियंसी उन्होंने दी है 0.91%, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसी की वैल्यू 0.91, राइट, 0.91। द आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए की वैल्यू दी गई है आपके पास 0.08, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट इज नियरली इक्वल टू, याद रखना जो आर्मेचर करंट होता है वो हमारे पास लाइन करंट के बराबर होता है। यस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ कि लाइन करंट हम कैसे निकालेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि अगर आपको थ्री फेज की चीजें पता है तो आप क्या बोलोगे, √3 × VL × IL × cos ऑफ फाई, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है। यस, ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है। यस, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये सब चीजें पता है। अब ये लाइन करंट किस साइड में रहेगा, तो आप बोलोगे सर ये इनपुट साइड में रहेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर मुझे लाइन करंट निकालना है सर, तो ये जो पावर हम यूज करेंगे ये इनपुट साइड की ही होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि हमारा लाइन करंट इनपुट साइड में रहेगा सर। गेटिंग माई पॉइंट, इनपुट साइड में रहेगा। तो ये जो पावर रहती है अभी कभी भी हमारे पास जो बोली जाएंगे, सिंक्रोनस मोटर है, मतलब ये आउटपुट पावर रहेगी। अब ध्यान से सुनना, ये आउटपुट पावर है। इफ यू वांट द इनपुट पावर, तो आपके पास एक इफिशियंसी वाली कंसेप्ट भी है। तो इफिशियंसी क्या बोलती है, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो अगर मुझे इनपुट पावर चाहिए बच्चा, इनपुट पावर चाहिए सपोज, तो इनपुट पावर आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर आउटपुट पावर डिवाइड बाय इफिशियंसी। तो व्हाट इज द आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर देखना 120 × 10⁻³ डिवाइड बाई 0.91, राइट। तो इसको अब फिलहाल तो मैं कैलसी यूज कर लेना, 120 डिवाइड बाई 0.91, तो आ जाएगा। तो देखना ये 131.86, और ये किलो में ले रहा हूँ मैं, किलोवाट, ठीक है। कितना मिल रहा है, कितनी पावर मुझे मिल रही है, 131। ओके फाइन, कितनी मिल रही है देखो। अब यहाँ से मुझे इनपुट पावर मिली, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या मैं वो चीज नहीं निकाल सकता कि अगर मुझे लाइन करंट चाहिए, या फिर मैं बोलूंगा कहाँ की बात की जरा, मैग्नेट आर्मेचर करंट, तो ये अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ। तो ऐसे ही निकालूंगा, कैसे, तो मैं करूंगा सर इनपुट पावर डिवाइड बाय √3 × VL इंटू कॉस ऑफ फाइव इंटू कॉस ऑफ फाइव। यार चलो, अब मुझे बताना कि इनपुट पावर है कितनी, तो 131.86 डिवाइडेड बाय, और ये 10⁻³ यहाँ डिवाइडेड बाय √3। लाइन वोल्टेज देखना आपके पास 500 है, और पावर फैक्टर आपके पास 0.8 है, राइट ना। चलो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसी को अगर मैं डिवाइड कर लूँ, √3 मल्टीप्लाई विथ 500 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो आपका आंसर 109। तो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर 109.333 एम्पियर के आसपास आ रहा है। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ 190 एम्पियर। तो वेयर इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो अब यहाँ पर कोई बोल सकता है सर ये लाइन करंट है, और आपका आर्मेचर करंट तो सर फेज होता है। बच्चा जब स्टार कनेक्टेड उन्होंने बात बोली है, तो स्टार मतलब कुछ इसी तरीके से ना। यस, स्टार मतलब कुछ इसी तरीके से, ध्यान से देखना। तो स्टार मतलब कुछ इसी तरीके से, तो मुझे बताओ ये वाला करंट लाइन करंट रहेगा, और ये वाला करंट आपके पास फेज करंट रहेगा। तो स्टार में देख सकते हो कि सर आई लाइन करंट ही आपके पास आई फेज करंट हो सकता है, और या फिर हम बोल सकते हैं आर्मेचर करंट आपके पास सीधा सीधा लाइन करंट के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए जो लाइन करंट आया वही हमारा आंसर है, और ऑप्शन नंबर सी इज अ बिल्कुल करेक्ट आंसर फॉर दिस आंसर, राइट, दिस क्वेश्चन। चलो
अब हमें देखना है कि आपके पास चीजें है क्या, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? आइडियल सिंक्रोनस मोटर, आइडियल सिंक्रोनस मोटर हैज नो स्टार्टिंग टॉर्क बिकॉज, इसमें कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता। आपको बता देता हूँ, इसके पीछे हम ज्यादा नहीं भागेंगे। इसमें होती है जो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर एमएमएफ वो होती है नॉट इक्वल टू जीरो। यस, नॉट इक्वल टू जीरो होती है किसमें? स्टेटर एंड रोटर एमएमएफ के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो नॉट इक्वल टू जीरो होती है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्यों? ध्यान से देखना। जब आपके पास रोटर को सपोज स्टेटर को सपोज आप सप्लाई दोगे, लिसन केयरफुली, तो स्टेटर की फील्ड एन एस स्पीड से घूमेगी, बट उसी समय जो आपके पास जो रोटर वाले भाई साहब होते हैं ना, वो स्टेडी होते हैं। ध्यान से सुनना, ये क्या होते हैं? स्टडी होते हैं। तो ये जो सिंक्रोनस स्पीड है, तो सिंक्रोनस स्पीड ध्यान से देखना आपके पास एन एस स्पीड से घूमेगी। यस, तो सपोज इससे रिलेटेड अभी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। यहाँ पर एन और यहाँ पर एस पोल क्रिएट हुआ, लिसन केयरफुली। तो यहाँ पर एस एन और यहाँ पर सपोज एस पोल क्रिएट होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब ये रिलेटिव स्पीड जीरो ना होने की वजह से ये टॉर्क क्यों जनरेट नहीं होता, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखना, ये दो नजदीक नजदीक नॉर्थ नॉर्थ पोल था, तो ये रिपल करेगा। तो सपोज ये इधर रिपल करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि रोटर आपके पास इस दिशा में रिपल करेगा, ये रोटर इस दिशा में रिपल करेगा। बट ये स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से, लिसन केयरफुली, ये स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से सिंक्रोनस स्पीड जब घूमेगी तो उतनी स्पीड से रोटर नहीं घूम पाएगा ना, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इसके पास सर एक इनर्शिया भी रहेगा, मैकेनिकल लोड है सर ये। तो जो जिस स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड घूम रही है उतनी स्पीड से हम रोटर को घुमा पाएंगे क्या? नहीं। तो जब आपके पास यहाँ पर एन एस पोल है ना, यहाँ पर इंस्टेंट पर क्रिएट हुआ है। सपोज नेक्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पर एन के बदले यहाँ पर हो गया एस पोल, लिसन केयरफुली, जस्ट नेक्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पर एन की जगह पर हो गया यस, और यस की जगह पर हो गया एन पोल। ऐसा हो गया। अब देखना, ये एन है और ये यस है, तो ये फिर से इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फिर से इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब ध्यान से सुनना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो रोटर है वो हाफ साइकिल में इधर रोटेट करेगा, इधर रोटर जो है आपके पास हाफ साइकिल में इधर आपके पास टॉर्क उसके पास मिलेगा, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में अपोजिट में टॉर्क उसके पास मिलेगा। क्यों? क्योंकि पास आपके पास ये जो रोटर है उसकी स्पीड तो जीरो रहेगी ना, सपोज समझ लो कि जीरो रहेगी और इसकी स्पीड से एन एस रहेगी। तो एन एस माइनस जीरो, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा ना। यस, नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा। तो रोटर के ऊपर दो तरीके के टॉर्क आएंगे, हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज दिशा में, नेक्स्ट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो इफेक्टिव जो टॉर्क रहेगा इस रोटर के ऊपर वो जीरो रहेगा। तो रोटर के ऊपर अगर इफेक्टिव टॉर्क जीरो रहेगा तो सिंक्रोनस मोटर इसीलिए सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। यस, क्योंकि उसके बीच में सर जो सिंक्रोनस स्पीड है एंड जो रोटर की स्पीड है सर, या फिर हम बोलेंगे जो एमएमएफ है सर, उसमें रिजल्टेंट स्पीड या फिर हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो होती है। इसीलिए हम बोलते हैं सर हमारे पास सिंक्रोनस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ही शॉर्ट से मैंने समझाने की कोशिश की है, बट उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? द मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग द स्लिप टेस्ट। स्लिप टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, यू नो, यस, एक्सडी यानी एक्सेस निकालने के लिए। तो उस समय उन्होंने बोला कि मैक्सिमम करंट जब हम लेते हैं तो आर्मेचर आर्मेचर एमएमएफ अलाइंस कौन से किसके अलोंग होता है? तो मुझे एक ही चीज़ बताना। तो जब हम एक्सडी निकालते हैं, एक्सडी निकालते तो हम वी मैक्स लेते हैं, राइट ना, डिवाइड बाय आई मीन लेते हैं, ये सभी को चीज़ें पता होंगी। एंड जब हम क्वाड्रेचर एक्सेस लेते बच्चा, क्वाड्रेचर एक्सेस लेते तब हमारे पास क्या होता है? एक चीज़ मैक्स और एक चीज़ मीन होती है। यहाँ पर वी मीन रहता है एंड आपके पास क्या बोला? आई मैक्स होता है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि आर्मेच मैक्सिमम करंट बोला है, तो मैक्सिमम करंट है कहाँ पर? तो मैक्सिमम करंट यहाँ पर है क्वाड्रेचर के एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। तो आप क्या बोलोगे? आर्मेचर एमएमएफ रहेगा, वो अलाइन किसके रहेगा सर? क्वाड्रेचर एक्सिस के अलाउंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। गेटिंग दिस आंसर, इतना प्यार से मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अब ये स्लिप टेस्ट पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा मैं, बस उसके फाइनल रिजल्ट ही देख रहे हैं। इसके कल इससे रिलेटेड हमने कल भी न्यूमेरिकल देखे थे, मतलब प्रीवियस सेशन में। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, चलो ये थोड़ा सा डिले करेगा। ओके फाइन। क्या बोला है? द 100% एक्साइटेशन इन अ सिंक्रोनस मोटर, द रिलेशन बिटवीन द बैक ईएमएफ एंड अप्लाइड वोल्टेज इज। देखो 100% एक्साइटेशन मतलब इसको बोला जाता है नॉर्मल एक्साइटेशन। यस, 100% एक्साइटेशन का मतलब होता है नॉर्मल
एक्साइटेशन, अब नॉर्मल एक्साइटेशन मतलब जिसमें आपके पास E इज इक्वल टू वी होगा। यस, अब सपोज ग्रेटर देन 100%, ग्रेटर देन 100% मैं अगर बता रहा हूँ, ग्रेटर देन 100% अगर आपके पास एक्साइटेशन रहेगा, ध्यान से सुनना, तो इसको बोला जाता है ओवर एक्साइटेशन। ओके, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ ओवर एक्साइटेशन। तो इस समय बेटा आपके पास जो ई होता है वो आपके पास अप्लाइड वोल्टेज से बड़ा होता है। और सपोज आपके पास 100% से छोटा अगर आपके पास एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन यस छोटा। अब यहाँ पर आपको ये साइन आपके पास सपोज ये कर रहे होंगे, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो मैं इसको पलटा दे रहा हूँ। एक्साइटेशन जब 100% से बड़ा रहेगा, यस, और यहाँ पर एक्साइटेशन जब 100% से छोटा रहेगा, ऐसा समझ लो। तो ये आपको चीज़ें हो सकती है, इसको बोलेंगे हम अंडर एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे बच्चा? अंडर एक्साइटेशन। तो इस केस में जो एक्साइटेशन वोल्टेज है वो छोटू रहेगा आपके सप्लाई वोल्टेज से। तो ये 3 केसेस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कब ओवर एक्साइटेशन, कब अंडर एक्साइटेशन, किसको हमको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल क्या, ओवर क्या एंड अंडर क्या। तो इस समय आपको 100% के बारे में बोला था, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल एक्साइटेशन, जिसमें दोनों वोल्टेज इक्वल रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन। क्या बोला है? सिंक्रोनस मोटर ड्रॉ 200 केवीए। सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर एस की बात की है, तो ये आउटपुट एस से ध्यान से देखना, ड्रॉ कर रही है मतलब ये आउटपुट है। कितना ड्रॉ कर रही है भाई? 200 केवीए ड्रॉ कर रही है। ड्रॉ कर रही है मतलब इनपुट है। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा देख लेंगे आगे, फिलहाल तो इसको आउटपुट इनपुट नहीं बोलेंगे। चलो, अब इतना केवीए बोला एट अ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर भी दिया, कितना दिया? 0.90% लीडिंग। चलो 90% बोला है लीडिंग, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0.9 लीडिंग है, राइट ना। चलो, इफ द इफिशियंसी ऑफ द मोटर, यस, इफ द इफिशियंसी ऑफ द मोटर कितनी बोली है? तो इफिशियंसी ऑफ मोटर ध्यान से देखना, ये आपके पास दी गई 95% एफिशिएंसी। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? 0.5 हम इसकी वैल्यू बोल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, अब ये चीज़ तो आपको पता है, यस। अब उन्होंने बोला कि डेवलप्ड पावर, अब ध्यान से देखना, पी डेवलप मतलब पी आउटपुट पावर होता है, इसका मतलब डेफिनेटली ये इनपुट ही दिया होगा। ड्रॉ कर रहा है मतलब ये इनपुट ही, ये यस दिया गया। अब मुझे बताओ कि इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट पावर टू दी इनपुट पावर, यस। अब आपको अगर आउटपुट पावर निकालना है तो आप क्या करोगे? तो इफिशियंसी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इनपुट पावर से मल्टीप्लाई करोगे। बट आप इनपुट पावर इस एस से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं, सबसे पहले आपको पी इनपुट पता होना जरूरी। पी इनपुट कैसे आएगा? तो आपको पता है ना कि यस इनपुट मल्टीप्लाई विद कॉस ऑफ 5 करेंगे तो हमें पी इनपुट मिलेगा, यस। तो आप एस की वैल्यू कितने लोगे? तो आप बोलोगे 200 मल्टीप्लाई बाई 0.95। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो आप बोलोगे 200 मल्टीप्लाई बाई 0.95, तो ये मिल रहा है आपके पास 1900 के वी है, के वी डब्ल्यू आएगा इस समय। तो ठीक है, ये चीज़ मिली। देन आप क्या बोल सकते हो? इफिशियंसी कितनी है? 0.95, इफे सॉरी 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 यहाँ पर 0.5, 0.9 था ना, तो मैंने इफिशियंसी यूज़ कर लिया। यहाँ पर पावर फैक्टर है, तो ये 1800 आ जाएगा। 1800, यस करेक्ट ना। 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.9, तो ये 1800 करेक्ट। तो 1800 किलोवाट। एंड आपके पास इफिशियंसी 0.985 है, एंड यहाँ पर 1800 कर लेना। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.95, तो यू विल गेट दी 1710 किलोवाट का आपके पास आउटपुट पावर रहेगा, या फिर हम बोलेंगे डेवलप्ड पावर रहेगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, यस। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। एंड यहाँ पर बहुत ही प्यार से उन्होंने बोला है द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू द रनिंग टॉर्क ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन। मुझे बताओ, जो सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, इसमें ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मोटर है, सभी लोग जानते हैं। सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं, मतलब इसमें स्टार्टिंग टॉर्क कितना रहेगा? तो आप बोलोगे सर 0, स्टार्टिंग टॉर्क ही 0 रहेगा, इसलिए तो हम इसको नॉन सेल्फ स्टार्टिंग बोलते हैं ना। तो अगर सपोज मैं इसका ले रहा हूँ स्टार्टिंग टॉर्क टू द सपोज आपके पास रनिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क,
तो इसमें आप देखना कि सर 0/वॉट एवर द रनिंग टॉर्क, तो आप क्या बोलोगे सर, न्यूमरेटर ही जीरो, तो हम बोलेंगे सर इसका रेशियो कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीरो। यस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जीरो। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन ये क्वेश्चन शायद से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्या बोला है, डैम्पर वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन अ सिंक्रोनस मोटर, किस लिए हम लगाते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सप्रेस द हंटिंग, ये यही ऑप्शन हमसे मैच करा। एक तो स्टार्टिंग के लिए लगाते हैं, मोटर स्टार्ट कराने के लिए, और दूसरा होता है हंटिंग को अवॉइड करने के लिए, या फिर हम बोलेंगे सप्रेस करने के लिए। तो अब फिलहाल तो हमारे पास ऑप्शन बी ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस आंसर, राइट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हमेशा यहाँ पर क्वेश्चन आता है। देन ये क्वेश्चन देखो, सिंक्रोनस मोटर विद द स्मॉल शॉर्ट सर्किट रेशियो विल हैव, देखो एक शॉर्ट सर्किट रेशियो के मैंने बहुत सारे रिलेशन दिए थे, जिसमें से अभी अगर मैं आपको बता दूं तो शॉर्ट सर्किट रेशियो कैसे होता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज रेगुलेशन होता है। गेटिंग माय पॉइंट, रेगुलेशन ऐसा होता है। तो ध्यान से सुनना, अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो कम रहेगा तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन, ध्यान से देखो, बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ना मतलब खराब होना होता है, वोल्टेज रेगुलेशन खराब होना, बढ़ना, याद रखना। हाई हाई वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब मैं समझा, वोल्टेज रेगुलेशन का मैं मतलब आपको समझाता। तो हाई वोल्टेज रेगुलेशन मतलब खराब या फिर बेकार वोल्टेज रेगुलेशन, तो उससे हम बोलते हैं पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। अब SCR का क्या क्या इफेक्ट कहाँ कहाँ पर होता है, ये सभी चीज़ें मैंने प्रीवियस सेशन में दी है, तो इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा मतलब टाइम पास आपका नहीं करूँगा। तो SCR जब कम कम रहेगा तब जाकर आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, या फिर हम बोलेंगे पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, खराब वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो अब हम बोलेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर मैच कर रहा है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बहुत ही प्यार से, और उन्होंने क्या बोला है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंक्रोनस मशीन at the armature flux helps the main flux, सिंक्रोनस मशीन आर्मेचर फ्लक्स को अगर मेन फ्लक्स को हेल्प कर रहा है, तो बताओ वहां पर पावर फैक्टर क्या रहेगा। अब ध्यान से देखना, सिंक्रोनस मशीन की जब भी बात की जाए ना, मशीन मशीन वर्ड जब यूज किया जाएगा, ध्यान से रखना, मशीन वर्ड कभी भी जब यूज किया जाएगा तो आपको बाय डिफॉल्ट अल्टरनेटर कर लेना है, अल्टरनेटर कंसिडर करना है। अब उन्होंने ये बोला है कि जिस दिशा में आपके पास आर्मेचर फ्लक्स है, सपोज उसी दिशा में आपके पास कौन है, मेन फ्लक्स है, ऐसा उन्होंने बोला। फ्लक्स, मेन फ्लक्स आपके पास उसी दिशा में, तो इसको बोलते हैं हम मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। यस। अब अगर आपने देखा होगा सेशन, तो अभी अभी मैंने बोला था कि अल्टरनेटर में मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कब होता है, अल्टरनेटर में मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कब होता है। तो देखो, अगर मैं प्रीवियस अगर स्लाइड पर आता हूँ तो यू विल गेट द बेटर आइडिया। अल्टरनेटर में मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने इसलिए चार्ट आपको बना के दिया था। कहा गया भाई वो पहले एक दो क्वेश्चन में रहेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मैं सीधा यहाँ पर जंप नहीं कर सकता। हाँ, ये देखो, अल्टरनेटर अल्टरनेटर में मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आपके पास जीरो पावर फैक्टर लीडिंग में होता है। कहाँ पर होता है, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, या तो आपके पास 0.8, या फिर आप बोल सकते हो लीडिंग पावर फैक्टर में होता है। अल्टीमेटली आप ऐसे ही बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, तो जस्ट मिनट, हम आते हैं फिर से। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जल्दी आना चाहिए हमारा आंसर। तो अल्टरनेटर में लीडिंग उसका आंसर होना चाहिए। तो वेयर इट इज लीडिंग 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 लीडिंग, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसा आपको, ऐसे आपके आंसर मिल सकते हैं। तो घूमकर जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही मिलते हैं, तो वो वाला टेबल याद रख लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उम्मीद करता हूँ आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जितने भी मैं इंपॉर्टेंट सेशन लेता हूँ बेटा, वो आप एक भी मिस ना करो। यस। और ये सिलेक्शन सीरीज मैंने ये नाम इसलिए दिया है, क्योंकि अगर मैं सपोज 50 क्वेश्चन भी लेता हूँ, या फिर मैं 50 क्वेश्चन नहीं, 50 डे तक, डे ये 36 है, अगर हमारा डे 50 भी हो गया आपके एग्जाम तक, अगर उसमें से अगर आपके 30 या तो 35 क्वेश्चन अगर आ गए, जितना मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाल रहा हूँ उसमें से, तो बेटा ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। आप ऐसा ना सोचे कि सर टाइम पास हो रहा है,
यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे वेज और बहुत सारे कंसेप्ट भी रिवाइज करके दे रहा हूँ। तो इस सेशन को ऐसा मत समझना कि सर आप टाइम पास कर रहे हो, वही तो सर यूथ की क्वेश्चन ले रहे हो आप। यस, तो डोंट बी थिंक लाइक दैट, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी रही है और बच्चे भी बहुत सारे ज्वाइन होते हैं, तो आप उनके साथ भी कंपेयर कर सकते हो आपकी स्पीड, राइट। यस, तो उम्मीद करता हूँ सभी को आज का सेशन समझ में आ गया होगा, और किसी को अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और सेशन अच्छा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और अभी तक अगर बच्चे ज्वाइन है तो सभी ने एक बार लाइक करके प्लीज जाना, सो दैट ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो लाइक कर देना, एंड अच्छे सेशन लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा। ओके, और हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।